इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास एक काफी विस्तृत विश्लेषण है जो ब्रह्मांड में हमारी जगह और हमारे भविष्य पर एक नजर डालता है। हाँ, ये काफी दिलचस्प रिपोर्ट है। हमारा लक्ष्य इस विश्लेषण से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें निकालना, मतलब ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी इतनी खास क्यों है और आगे क्या है मानवता के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड की कहानी से। देखिए, करीब 13.8 अरब साल पहले सब कुछ एक धमाके से शुरू हुआ, महाविस्फोट या बिग बैंग जैसे कहते हैं। हाँ, बिग बैंग, और तब से ब्रह्मांड फैल रहा है ना? हाँ, लगातार फैल रहा है। और रिपोर्ट में था कि ये फैलाव उम्मीद से तेज है, करीब 9% ज्यादा तेज। ऐसा क्यों? हाँ, सही कहा। इसका मुख्य कारण है डार्क एनर्जी। ये एक अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा है। डार्क एनर्जी? हाँ, जो ब्रह्मांड का लगभग आप मानिए 68-69% हिस्सा है, और ये गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के उलट काम करती है, उसे धकेल रही है। अच्छा, तो इसी वजह से तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल, और यही शायद ब्रह्मांड के अंत की तरफ ले जाए, जिसे हीट डेथ कहते हैं। मतलब सब कुछ ठंडा और खाली। हीट डेथ? और डार्क मैटर का भी जिक्र था। हाँ, वो भी है। लगभग 26-27% डार्क मैटर। ये भी अदृश्य है, पर इसका गुरुत्वाकर्षण आकाश गंगाओं को एक साथ बांधे रखता है। तो डार्क एनर्जी 69%, डार्क मैटर 26%, ये तो 95% हो गया। हाँ, मतलब जो कुछ हम देखते हैं, तारे, ग्रह है, हम सब, वो सिर्फ 5% है। सिर्फ 5%। बाकी 95% अनदेखा, अनजाना है। अरे वाह, ये सोचना ही अजीब है। और हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, वो भी तो बहुत बड़ी है। हाँ, बहुत विशाल, और हम उसके केंद्र से काफी दूर हैं, करीब 26,000 प्रकाश वर्ष दूर, एक शांत से इलाके में जिसे ओरियन आर्म कहते हैं। तो इस विशाल, ज्यादातर खाली ब्रह्मांड में अब आते हैं पृथ्वी पर। ये इतनी खास क्यों है? देखिए, पृथ्वी की खासियत कई चीजों का सही मेल है। सबसे पहले इसकी जगह। ये सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर है। हाँ, वो गोल्डीलॉक जोन वाली बात। बिल्कुल, गोल्डीलॉक जोन मतलब न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। इतनी दूरी कि पानी तरल अवस्था में रह सके। और पानी तो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी। और पृथ्वी पर महासागर अरबों साल से हैं। शायद 4.2 से 4.4 अरब साल पहले बने। सही दूरी और पानी के अलावा और क्या है? जीवन के लिए सही गैसों वाला वायुमंडल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर एक चुंबकीय क्षेत्र है जो हमें सूरज की खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। और सूरज से लगातार ऊर्जा मिलती है। और पृथ्वी के अंदर की भूगर्भीय प्रक्रियाएं जैसे कार्बन चक्र, ये सब मिलकर जीवन को पनपने और बने रहने का मौका देते हैं। रिपोर्ट में ये भी था कि सिर्फ ये सही हालात ही काफी नहीं थे, कुछ किस्मत वाली घटनाएं भी जरूरी थी। हाँ बिल्कुल, जैसे ये पक्का नहीं है पर शायद धूमकेतु या एस्ट्रॉइड हमारे लिए पानी लाए हों शुरुआत में। अच्छा। और फिर एक कोशिकीय जीवन से बहुकोशिकीय जीवन का विकास, ये भी एक बहुत बड़ा कदम था जो शायद आसान नहीं था। तो ये सब ये रेयर अर्थ हाइपोथेसिस की तरफ इशारा करता है कि शायद हमारे जैसा जटिल जीवन ब्रह्मांड में बहुत ही दुर्लभ हो। हाँ, ये इसी संभावना को बल देता है कि ऐसी सारी चीजों का एक साथ सही जगह सही समय पर होना शायद बहुत कॉमन न हो। इसीलिए एक्सोप्लैनेट की खोज इतनी जरूरी हो जाती है ना, दूसरे सौर मंडलों में ग्रहों की खोज। बिल्कुल, और अब तक 5000 से ज्यादा खोजे भी जा चुके हैं। और जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसने भी कुछ दिलचस्प खोजा है K2-18b पर। हाँ, K2-18b पर डाइमिथाइल सल्फाइड यानी DMS गैस के संभावित संकेत मिले हैं। ये एक ऐसी गैस है जो पृथ्वी पर ज्यादातर जीवन से ही पैदा होती है। अरे वाह, तो क्या वहाँ जीवन है? कहना मुश्किल है, अभी पुष्टि होना बाकी है। ये सिर्फ एक संकेत है, सबूत नहीं। पर ये बहुत रोमांचक है। और सेटी जैसे प्रोजेक्ट्स तो सालों से लगे हैं। सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, वो उन्नत सभ्यताओं के सिग्नल ढूंढ रहे हैं। हाँ, रेडियो सिग्नल या लेजर सिग्नल। अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, पर खोज जारी है। खैर, ब्रह्मांड की बातें तो ठीक हैं, पर वापस पृथ्वी पर आते हैं। रिपोर्ट में हमारे सामने क्या चुनौतियां बताई गई हैं? 2 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, जलवायु परिवर्तन। तापमान बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, सूखा, बाढ़, नई नई बीमारियां। हाँ, ये तो हम देख ही रहे हैं। और दूसरी है संसाधनों की कमी। दुनिया की आबादी बढ़ रही है और पीने का पानी, उपजाऊ जमीन, ऊर्जा, इन सब पर दबाव बढ़ रहा है। भारत भी तो कुछ कर रहा है ना इसके लिए, राष्ट्रीय कार्य योजना वगैरह। हाँ बिल्कुल,
भारत की अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना है जलवायु परिवर्तन पर, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल में भी भारत आगे है। कोशिशें जारी हैं। और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? एआई, बायोटेक, ये सब। तकनीक देखिए एक दो धारी तलवार है। एआई को ही लें, ये सीखने में, रिसर्च में, समस्याएं सुलझाने में बहुत मदद कर सकता है। हाँ, ये तो है। पर इसके खतरे भी हैं। जैसे एआई में इंसानी पूर्वाग्रह आ सकते हैं, प्राइवेसी का मुद्दा है, और नौकरियों का। WEF का अनुमान है कि 2025 तक एआई और ऑटोमेशन से करीब 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं। 8.5 करोड़? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, इसी तरह जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक, ये दवा बनाने में, बीमारियों के इलाज में, खेती में क्रांति ला सकती है। जैसे बीटी कपास है भारत में। लेकिन इसके भी नैतिक सवाल हैं। बिल्कुल। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम इंसानों को प्रोग्राम करने लगे तो, या जीएमओस का पर्यावरण पर क्या असर होगा लंबे समय में, ये सब बड़े सवाल हैं। तो अगर पृथ्वी पर इतनी चुनौतियां हैं, तो क्या हमारा भविष्य अंतरिक्ष में है? स्पेस कॉलोनाइजेशन भारत का भी तो लक्ष्य है। 2035 तक स्पेस स्टेशन और 2047 तक चांद पर इंसान भेजना। हाँ, देखिए लंबे समय के लिए, मतलब सदियों या हजारों साल बाद, शायद मानवता को बचाने के लिए अंतरिक्ष में बस्तियां बसाना जरूरी हो जाए। पर ये आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। स्पेस रेडिएशन का खतरा, वहां रहने का भारी खर्च, चीजें वहां ले जाना, और इतने लंबे मिशन पर अकेले रहने का मनोवैज्ञानिक असर। और तारों के बीच यात्रा, दूसरे स्टार सिस्टम तक जाना, वो तो और भी ज्यादा मुश्किल है। हमारा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी, वो भी 4 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है। आज की तकनीक से वहां पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। तो फिलहाल तो पृथ्वी ही हमारा घर है, इसे बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये सब वैज्ञानिक और तकनीकी बातें हो गई, पर कुछ दार्शनिक सवाल भी तो उठते हैं ना। हमारा मकसद क्या है इस विशाल ब्रह्मांड में? हाँ, ये सवाल हमेशा से रहे हैं। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम कितने छोटे। ये हमें विनम्र बनाता है। और भारतीय दर्शन में भी तो है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो व्यक्ति में है वही ब्रह्मांड में है। एक जुड़ाव की बात। नई नैतिक दुविधाएं भी खड़ी करती हैं। हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों। और ब्रह्मांड का अंत, रिपोर्ट में हीट डेथ की बात हुई थी, क्या वो ही सबसे संभावित अंत है? हाँ, अभी के ज्ञान के हिसाब से हीट डेथ या बिग फ्रीज सबसे संभावित लगता है। ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा, तारे धीरे धीरे जलकर खत्म हो जाएंगे, सब कुछ ठंडा और अंधेरा होता जाएगा अनंत काल तक। ये सुनने में तो बड़ा निराशाजनक लगता है। हाँ, पर यह हमें ये भी याद दिलाता है कि जीवन, चेतना, ये सब कितना कीमती और शायद क्षणभंगुर है, और शायद इसीलिए इसे बचाना और समझना और भी जरूरी हो जाता है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकालें? इस डीप डाइव से क्या समझें? मेरे ख्याल से निचोड़ ये है कि हम एक बहुत ही विशाल, ज्यादातर अनजाने ब्रह्मांड में रहते हैं। हम एक छोटे से ग्रह पर हैं जो जीवन के लिए खास है, पर शायद ऐसा जीवन दुर्लभ हो। और हमारे सामने पृथ्वी पर ही बहुत गंभीर चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन, संसाधन, जिनसे निपटना जरूरी है। हाँ, तकनीक हमारी मदद कर सकती है, पर उसे सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। वो वरदान भी है, अभिशाप भी बन सकती है। और अंतरिक्ष, वो भविष्य में एक विकल्प हो सकता है, पर अभी वो बहुत दूर की बात लगती है। बिल्कुल। वैज्ञानिक खोजें हमें ब्रह्मांड के बारे में बताती हैं, पर वो हमें अपने बारे में, हमारे अस्तित्व के मायने के बारे में सोचने पर भी मजबूर करती हैं। और वो ब्रह्मांड का संभावित अंत, हीट डेथ, वो हमें चेतना की कीमत का एहसास कराता है। हाँ, कि ये जो अनुभव करने की, समझने की क्षमता है, ये कितनी अनोखी चीज है। तो चलिए, सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। अगर जैसा कि रिपोर्ट इशारा करती है, जटिल जीवन और चेतना वाकई ब्रह्मांड में बेहद दुर्लभ है, और अगर ब्रह्मांड का अंत ठंडा और खाली होना ही है, तो क्या हमारी कोई खास जिम्मेदारी बनती है इस चेतना को, इस समझ को संरक्षित करने की, इसे बचाए रखने की, शायद पृथ्वी से परे ले जाने की भी? इस पर जरूर सोचिएगा।